और आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन दैट मींस एमॉर्फस सॉलिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। जो ठोस होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, मतलब कि क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। तो ये दो कैटेगरी है सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला है डायमंड, डायमंड एक क्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट, ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद थर्ड है ग्लास यानी कि कांच, इसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लास है। ग्लास को सूडो सॉलिड भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम पूछा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे कि कांच के बारे में मैंने बताया था, उसे हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं या झूठा ठोस भी बोलते हैं। और मैंने अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं, तो ये भी नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो जो एमॉर्फस सॉलिड आल्सो नोन एज, तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है सूडो सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं झूठा ठोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है। आप लोग अक्सर गलती कर देते हो, सही वाला टिक लगा कर जाते हो। तो ये चीज का ध्यान देना कि आपको ध्यान देना है इसमें कि कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन में क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पूछा गया है कि कौन सा दिया गया पॉइंट सही नहीं है। तो आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। तो ये सही है, क्योंकि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है, जबकि ये हमारा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है दे सो एन आइसोट्रॉफी। तो अगर ये बात करें, ये विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब मैंने बताया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन्हें हम किसी भी दिशा में काटेंगे तो वो अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। तो ये ऑप्शन सही है दूसरा। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। दे डू नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये गलत है, क्योंकि जितने भी क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए दिया गया है ये गलत है, ये सही नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट पोसेस्ड बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो यहाँ पर नहीं बताना है, मतलब गलत ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोट्रोपिक, अर्थात विभिन्न दिशाओं में समान गुण। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एनआइसोट्रोपिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आइसोट्रोपिक, तो वो पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो सीधे हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट आइसोट्रोपिक। तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण प्रदर्शित करना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल आर, मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जो मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो कुल होते हैं 7, लेकिन अगर हम ब्रेवे की अगर बात करें तो उन्होंने कुल 14 क्रिस्टलाइन सॉलिड बताए थे। तो आपको यहाँ पर याद करना है सिर्फ मूल क्रिस्टलीय तंतुओं की संख्या के बारे में बताया। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7। परंतु यदि यही क्वेश्चन चेंज करके दे देता कि आपको बताना रहता ब्रेवे के अनुसार कितने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन होता वो होता 14 ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पूछा हुआ है, बेसिक पूछा है या ब्रेवे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो आपको बताना है कि NaCl जो क्रिस्टल है उसकी संरचना कैसी होती है। तो यदि आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको राइट आंसर पता होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी
फेस सेंटर्ड अर्थात फलक केंद्रित। तो जो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है वो होती है फलक केंद्रित। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट इज। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है मींस BCC, इसमें कितने एटम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दैट्स मीन BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज। तो घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर जो BCC क्रिस्टल है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को पूछा हुआ है। तो आपको BCC का समन्वय संख्या बताना है। तो याद रखिएगा जो क्रिस्टल संरचना अलग चीज है और समन्वय संख्या अलग चीज है। कोऑर्डिनेशन संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप उससे उसे याद कर लीजिए और उस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सके। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर था समन्वय संख्या होती क्या है। तो कोई एक परमाणु है अपने चारों तरफ कितने परमाणु से जुड़ा है वही कहलाता है समन्वय संख्या। मतलब कि हम हो गए, हम अपने पड़ोस में कितने लोगों से जुड़े हैं। अगर हम 6 लोगों से जुड़े हैं तो हमारी समन्वय संख्या है 6। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी समन्वय संख्या पूछी जाती है, आपको बतानी होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे कि जो सिंपल क्यूब है Sc है, रॉक साल्ट है, सोडियम है या फिर साल्ट है, मतलब जितने S वाले हैं आपको दिख रहा है उनकी समन्वय संख्या कितनी होती है 6 होती है। तो S S को चाहे तो हम 6 की तरह देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, मतलब सिंपल क्यूब में जितने भी आ गए सॉल्ट है, सोडियम है, इन सब की जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6। अब वही बात करें हम BCC की, तो BCC की जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 8। अब आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। जैसे B है तो B आपको कैसे लगता है 8 की तरह लग रहा है ना, मतलब B को हम 8 की तरह देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं B से 8 की तरह, ठीक है। तो BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। तो सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ट्रिक से याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद है FCC, SCP, CCP, इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12। तो इस तरह से आप सिंपल क्यूबिक जिसका 6 होता है, BCC जिसका होता है 8 और FCC, SCP और CCP इनके होते हैं 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इन्हें याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है BCC का पूछा है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा B 8। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अर्थात फलक केंद्रित एक कोशिका क्यूबिक संरचना में प्रति यूनिट सेल पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जो FCC है उसमें परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो हम सभी जानते हैं ये हमारा क्यूब है, ठीक है। क्यूब में हम सभी जानते हैं कि 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और मैंने बताया था कि जितने भी परमाणु हैं कोनों पर उनका केवल 1/8 भाग ही अंदर होता है, बाकी सभी चीजें बाहर होती हैं। तो कंट्रीब्यूशन उनका होता है 1/8 × 8। वहीं किसी भी क्यूब में 6 फलक होते हैं, मतलब 6 परमाणु इनके फलक के केंद्र में पाए जाएंगे, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। और जो फलक पे परमाणु होते हैं उनका आधा भाग अंदर होता है, आधा भाग बाहर होता है। तो यहाँ पर परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो कोनों पर जो परमाणु है उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8 और जो फलक पे परमाणु है उनका कंट्रीब्यूशन है 1/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/8 × 8 करेंगे जैसा कि पिछले में किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 कोनों वालों का। और वहीं जो फलक की बात करेंगे तो फलक पे मैंने बताया कि आधा भाग अंदर होता है, आधा भाग बाहर होता है और फलक पर कुल परमाणु होते हैं 6। तो 1/2 × 6 करेंगे हम लोग। 1/2 करेंगे इसलिए क्योंकि आधा भाग अंदर है, आधा भाग बाहर है, और 6 इसलिए करेंगे क्योंकि कुल 6 परमाणु है। तो इस तरह से जब 6 का मल्टीप्लाई 1/2 में हम लोग करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 परमाणु। तो 1 परमाणु कोनों पर और 3 परमाणु फलक पर। तो टोटल हम करेंगे हमारा हो जाएगा 4। अर्थात जो फलक केंद्रित एकक कोशिका है FCC उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे 4। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन A 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट A एंड B इज क्रिस्टलाइज्ड।
atom A is situated at the corner and atom B is situated at the center of each face of the cube. What is the formula of this compound? तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, वाई की जगह बी होगा, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि एक क्रिस्टल है जिसमें ए जो परमाणु है वो कोनों पर है और जो बी है वो फलक के केंद्र पर है। तो आपको इस यौगिक का सूत्र बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो क्यूब आप जानते ही हैं। अब कह रहा है क्यूब में जो ए है, ठीक, वो कोनों पर है। तो कोनों पर मैंने बताया कि 8 परमाणु होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 1/8 होता है। मतलब कि 1/8 गुणे 8 करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब एक ही परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ए परमाणु होगा, ध्यान दीजिएगा, परमाणु कितना है? 1 होगा, सिर्फ 1। अब वही हम बी की बात करें, बी जो है फलक के केंद्र में है और मैंने बताया था फलक 6 होते हैं, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ होता है 1/2। तो 1/2 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 3। मतलब कि यहाँ पर जो बी का कंट्रीब्यूशन है फलक में वो है 3। तो ए का 1 परमाणु और बी का 3 परमाणु, ये दोनों उपस्थित है क्यूब में। तो इस तरह हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा AB3। AB3 क्यों बनेगा? क्योंकि ए 1 परमाणु और बी 3 परमाणु। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, AB3।